नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटे छोटे गांव में जिंदगी कभी कभी ऐसी ही सादगी से गुजरती है कि इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि उसका बचपन कब लड़कपन में और कब लड़कपन कब जिम्मेदारियों में बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि गांव इंसान को मिट्टी की खुशबू देता है और कुछ कहते हैं कि गांव इंसान को जड़ें देता है। मेरे साथ शायद दोनों हुआ। मेरा नाम करण है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरी परवरिश भी उसी गांव में प्यार, सादगी और उम्मीदों के बीच हुई। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया, संवारा और एक कामयाब इंसान बनाया। फिर अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अच्छी, सुशील और सुंदर थी। शादी के बाद उसके साथ 1.5-2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरे पिताजी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से गांव में जो जमीनें खरीदी थी वह सब मेरे नाम कर दी। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीदें थी। मैं भी शहर में अच्छी नौकरी करने लगा था। शादीशुदा जिंदगी भी ठीक चल रही थी। लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल में घर कर गई थी, और वो थी बेटे की ख्वाहिश। मैं चाहता था कि मेरा वारिस इस दुनिया में आए। मुझे लगता था कि बेटा ही नाम रोशन करता है, बेटा ही जायदाद संभालता है और बेटा ही बाप का सहारा बनता है। यही सोचकर मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि वह मुझे बेटा दे दे। शादी को 2 साल हुए थे कि मेरी पत्नी को गर्भवती होने की खुशखबरी मिली। मेरी माँ भी बेटे की ही दुआ कर रही थी। मैं भी यही उम्मीद करता था कि ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। समय बीता और मेरी पहली संतान हुई, लेकिन वह बेटी थी। सच कहूँ तो मैं खुश नहीं हुआ। मेरा चेहरा उदास हो गया। वह मेरी पहली संतान थी, लेकिन मैंने उसे एक बार भी गोद में नहीं लिया, न उसे प्यार किया। लोग कहते थे कि बेटी तो पिता की जान होती है, लेकिन मेरे लिए वह मायूसी बनकर आई थी। मेरी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि मेरा दिल नरम हो जाए, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगूं, उसका मासूम चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल जाए। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो मैं उसे मोहब्बत कैसे करता। मेरी बेटी 1 साल की हो गई। उसका नाम मेरी पत्नी ने रखा शांति। वह कहती थी कि समाज में एक शांति की किरण फैलाएगी, मगर मैं उसकी बातों पर चुप ही रहता था। शांति खेलते खेलते मेरे पास आती, चाहती कि मैं उसे गोद में ले लूं, लेकिन मैं उसे पलटकर भी नहीं देखता था। फिर 1 साल गुजरा और पत्नी फिर गर्भवती हुई। इस बार मैंने मन में ठान लिया कि अब की बार तो बेटा ही होगा। मैंने पत्नी से कहा कि कोशिश करना कि इस बार बेटा ही पैदा हो। वह चुप हो गई। उसकी आंखों में सवाल थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। उसने कहा, करण, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैंने साफ कहा, मुझे बेटा ही चाहिए। उसके बाद वह हमेशा खामोश रहने लगी। शायद वह भी बेटे की ही दुआ करने लगी थी, क्योंकि वह जानती थी कि पहली बेटी से मैं मोहब्बत नहीं करता था, तो दूसरी हुई तो उससे भी नहीं करूंगा। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। और फिर दिन आया। दूसरी बार भी उसने बेटे को जन्म दिया। जब मैंने सुना कि दूसरी भी बेटी हुई है, मैंने गुस्से से कहा, दूसरी बार भी बेटी। मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मेरी पत्नी की खुशियां भी धीमे पड़ गई, मगर वह माँ थी। उसकी मोहब्बत दोनों बेटियों के लिए बराबर थी। मैं खामोश हो गया। मेरी पत्नी भी अब मुझसे कोई बात नहीं करती थी। शांति छोटी छोटी बातें करती, शरारतें करती, लेकिन उसका मासूमपन भी मेरे दिल को नहीं छूता था। पत्नी ने हाथ जोड़कर कई बार समझाया, यह भी आपका ही खून है, बेटियां भी बेटा बनकर दिखाती है। लेकिन मैं वहीं रहा। तीसरी बार वह गर्भवती हुई और मैंने कहा, अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी माँ ने भी कहा, बेटा, यह उसके हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। पत्नी रोज रोती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। और फिर तीसरी बार भी बेटी हुई। इस बार मेरा खून खोल उठा। पत्नी रोते हुए बेटी को गोद में लेकर मेरे पास आ गई, मुझे बेटी को देने लगी, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में नहीं लिया। वह समझ गई थी कि अब बेटी पैदा करने का अंजाम क्या होने वाला है। मैं उसे अस्पताल में ऐसी हालत में छोड़कर आ गया था। अगले ही दिन मैंने वकील से तलाक के पेपर तैयार करवाए, और जैसे ही मेरी पत्नी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आई, मैंने वे कागज उसके मुंह पर मार दिए और कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। एक बेटा मुझे नहीं दे सकी तो सारी जिंदगी मेरा साथ क्या निभाओगी।
वह रो रही थी, मेरे कदमों में गिर गई और टूटी आवाज में बोली, करण, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें पूरे संसार की खुशियां ला देती, लेकिन यह चीज मेरे हाथ में नहीं है। यह सब तो ऊपर वाले की देन है। तुम समझते क्यों नहीं? कृपया तुम मुझे मत छोड़ो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने कहा कहीं भी जाओ, मगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। मेरी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करो, इस बेचारी को मत छोड़ो। तुम जानते हो कि इसके माता पिता भी नहीं हैं। यह अकेली है। अब इसके लिए तुम और इसकी बेटियां ही सहारा हो। बेटा, इस बेसहारा का दिल मत दुखाओ। मैंने कहा, माँ, आप ही इसकी तरफदारी करती हो। अगर इसका सहारा इसकी बेटियां हैं तो यह अपनी बेटियों के साथ ही रहे। मैं भी तो आप लोगों का सहारा बना हूं ना। अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो वह मेरा सहारा बनेगा। आप लोग यह बात समझते क्यों नहीं? लेकिन मैंने किसी की एक न सुनी। मेरी माँ फिर भी मेरी पत्नी की तरफदारी करती रही और कहने लगी कि बहू इस घर से कहीं नहीं जाएगी, यह उसका घर है और वह यहीं रहेगी। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर या तो यह और इसकी बेटियां इस घर में रहेगी या फिर मैंने अपना कुछ सामान पैक किया और घर छोड़कर निकलने लगा। वैसे भी मेरा शहर रोज खाना जाना था। मैं वहीं नौकरी करता था। मैंने सोच लिया था कि शहर में ही कोई किराए का मकान देख लूंगा, नौकरी भी करूंगा और वहीं रहूंगा। और फिर मैंने अपने परिवार से सारे संबंध खत्म कर लिए। मेरी माँ और पत्नी मेरे पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो रही थी, मगर मैंने किसी की ना सुनी और उन्हें रोता छोड़कर घर और उनका साथ दोनों छोड़ाया। शहर आकर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। उम्मीद के साथ सोच लिया था कि मेरी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है, मैं यहाँ दूसरी शादी कर लूंगा। उस समय मुझे कोई दुख नहीं था, कोई अफसोस नहीं था, बस एक जिद थी कि मैं दूसरी शादी करूंगा और बेटे का पिता बनूंगा, अपना वारिस बनाऊंगा। आदमी कभी कभी अपना दर्द नहीं, सिर्फ अपनी उम्मीदें देखता है, चाहे वह उम्मीदें कितनी ही कमजोर नींव पर क्यों न खड़ी हो। शहर आकर जैसे ही अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भूल गया था। वह घर, वह गांव, पत्नी और बेटियां, सब जैसे कभी था ही नहीं। यहाँ मुझे एक खूबसूरत लड़की मिल गई जिसके घर में मैं खुद रिश्ता लेकर पहुंच गया। उसके माता पिता गरीब थे। वे भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की कहीं शादी हो जाए, तो उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दी। कुछ दिन में उसके साथ किराए के घर में रहा, लेकिन उसके बाद मैंने मेहनत की और कमाई से अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया। मैं गांव से अपनी सारी जायदाद के कागज, अपने कपड़े, सारे दस्तावेज और यहाँ तक कि अपनी हर छोटी चीज लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था अब कभी वहां वापस नहीं जाना। यह लड़की बहुत अच्छी थी, उसका नाम राधा था। मैंने इसे अपनी जिंदगी के बारे में सब सच बता दिया था, तो इसने मुझे उम्मीद दिलाई कि वह मुझे बेटे का पिता जरूर बनाएगी। वक्त गुजरता गया। 1 साल के अंदर ही मैं बेटे का पिता बन गया, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। मगर खुशी अचानक फीकी पड़ गई। गांव से फोन आया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जिसने फोन किया उसने कहा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने आ जाओ, मगर मैं नहीं गया। वहाँ मैं अपने बेटे के साथ अपनी खुशी बढ़ाना चाहता था। मैं भले गांव नहीं गया, माँ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन बेटा मिलने की खुशी माँ की मौत की खबर से फीकी और अफसोस भरी हो गई। कुछ दिन गुजरे तो माँ की मौत का दुख भी दिल से निकल गया। मेरी नज़रों में मेरी दूसरी पत्नी की इज्जत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उसने मुझे बेटे का पिता बनाया था। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसके लिए घर में नौकरानी भी रखती ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े और वह ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे का ख्याल रख सके। मैं अपने बेटे की हर जिद खुशी से पूरी करता था। वह मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा बेटा दिया तो मेरे घमंड को जैसे पंख लग गए। सपने हकीकत में बदल रहे थे और मैं बेटों के साथ बहुत खुश रहने लगा। मैं खुद से कहता, करण, तुम्हें अपनी जमीनों का वारिस, अपने नामों का वारिस और अपने खानदान को आगे बढ़ाने वाले बेटे मिल गए। मुझे कभी भी अपनी पुरानी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों की याद नहीं आई, जिन्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ गया था। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता था और कभी उन्हें डांटता भी नहीं था। वह अपने मुंह से जो भी ख्वाहिश निकालते मैं उन्हें फौरन पूरी कर दिया करता था।
मेरी पत्नी भी उनसे वैसे ही प्यार करती थी। हम दोनों ने मिलकर उन्हें बड़े लाड प्यार से पाल दिया था। मेरे बेटे स्कूल में किसी से झगड़ा करते या गली मोहल्ले में लड़ाई कर लेते तो ना मैंने कभी उन्हें समझाया, ना रोका, बल्कि हमेशा दूसरों को ही गलत कहा करता था। और अगर कोई हमारे घर में शिकायत लेकर आ जाता तो मैं उनसे कहता कि तुम लोग मेरे बेटों से जलते हो। मेरे बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत शरारती। मेरी पत्नी भी अब मेरी जैसी ही बन चुकी थी। वह बच्चों की भरपूर साइड लिया करती थी, मगर मैं कभी तंग आकर उन्हें कुछ समझाता तो वह तुरंत दीवार बन जाती और कहती, करण, बच्चों को तंग मत किया करो। इस तरह हम दोनों ने बच्चों को उनकी गलतियों पर डांटने के बजाय उल्टा उन्हें और बिगाड़ दिया। मेरे बेटे हर दूसरे तीसरे दिन गली के किसी न किसी बच्चे को मारकर आते या उनका सिर फोड़कर आ जाते। मैंने कभी उन्हें इस बात पर डांटा नहीं, ना टोका, बल्कि उनकी ऐसी हरकतों पर खुश होता कि उसे अपना बचाव करना आता है। मेरे बच्चे बहुत बदतमीज थे, बड़ों से भी बदतमीज से बात नहीं करते थे। मुझे सब पता होता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता था, बल्कि अपने बच्चों की ऐसी हरकतों पर खुश हुआ करता था। जैसे जैसे मेरे बेटे बड़े हो रहे थे, उनकी जुबान, उनकी हरकतें और उनका बर्ताव मेरे काबू से बाहर होता जा रहा था और मैं उनके आगे खामोश था, क्योंकि वे मेरे वारिस थे। मेरे दिमाग पे यही बात बैठ चुकी थी कि ये दोनों मेरे बाद मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी हर चीज़ के हकदार यही है। मैं समझता था कि मेरे बेटे मेरी ताकत है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिन्हें मैंने सिर पर बिठाया है वही एक दिन मुझे जमीन पर गिरा देंगे। अब मेरे दोनों बेटे जवान हो चुके थे। एक दिन मेरे बड़े बेटे ने मुझे ही ऊंची आवाज में जवाब दिया। जब मैं उसे काम के बारे में कुछ समझा रहा था, उसने कहा, पापा, हमेशा हमें समझाते रहते हो। बचपन में तो कभी आपने हमें गलतियों करने पर नहीं रोका, और अब काम में अगर कोई गलती हो जाती है तो ज्ञान देने लग जाते हो। अब हम बच्चे नहीं रहे। उसकी बात पर मैं खामोश हो गया। कुछ दिन बाद मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया। मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रहा था। वह मेरे पास बैठते हुए बोला, पापा, मुझे शादी करनी है। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब उसने लड़की के बारे में बताया तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि लड़की मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। वह उससे मोहब्बत करने लगा था। मैं उस लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने पार्टनर होते हुए मुझे बेवकूफ़ बनाया था। खुद फायदेमंद सौदे कर लिए थे और मुझे काफ़ी पीछे कर दिया था। मुझे उससे यही गुस्सा था। मैंने अपने बेटे से कहा कि उसका पिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम उसी की बेटी को पसंद कर बैठे हो। उसने कहा, पापा, आपको उसके पिता पसंद नहीं है, लेकिन मुझे वह लड़की बहुत पसंद है। बस आप मेरा रिश्ता मांग लो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से होने नहीं दूंगा। उस समय मेरा बेटा खामोश हो गया, बस इतना कहकर चला गया, वारिस तो पैदा कर लिए, पर उनकी ख्वाहिशों का कोई एहसास नहीं है। मैं खामोश बैठा रह गया। वक्त इसी तरह गुजरता गया। मेरे दोनों बेटे जवान होने के साथ साथ काफी समझदार भी हो चुके थे। मैं बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच चुका था। अब मुझसे ऑफिस नहीं जाया जाता था, न कोई काम किया जाता था, बस घर में ही रहने लगा था। मैं घर का माहौल देखता रहता था। अपने बेटों को मैंने बड़े लाड प्यार से उन्हें पाला था, उनकी हर बात मानी थी। वही अब मेरे लिए लाचारी का रास्ता बन रहे थे। मेरी पत्नी, जिसे मैंने बहुत इज्जत दी थी और अपने सिर पर बिठाया था, अब छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी और ताने दिया करती थी। उसके चेहरे में अनियमित आ गई थी। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, पापा, आपका कमरा हमारे कमरे के बिल्कुल बराबर में है। आप सारी रात खांसते रहते हो, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। छोटे बेटे ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मेरी पत्नी खामोशी से दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने नजर झुका ली। अब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं उन लोगों के लिए बूढ़ा और बेकार हो चुका था। मेरा बिस्तर और कुछ पुरानी चीजें उन्होंने स्टोर रूम में रख दी। स्टोर रूम की छत से पानी टपकता था। कमरे में सीलन थी, वह घुटन थी जो शायद किसी ने बरसों से महसूस नहीं की हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब्र किया और सोचा कि कम से कम मेरे सिर पर छत तो है। मैंने वही करण था जो जमीनों का मालिक हुआ करता था, जो वारिसों के सपने देखा करता था,
जब छत से पानी टपकता तो मैं चादर में मुंह छुपा लिया करता था। कभी कभी खांसी के दौर भी उठते, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैं यही समझता रहा कि मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने बेटों के पास हूँ। कभी कभी कमरे की खिड़की से उनकी बातों की आवाज आती थी। वे हंसते हुए अपनी माँ को मेरी कमजोरी बताया करते थे। कभी कभी दिल करता कि दरवाजा खोलकर कहूँ कि मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें इज्जत दी और प्यार से पाला, लेकिन मेरी जुबान साथ नहीं देती थी और मेरा शरीर भी अब हिम्मत हार चुका था। पत्नी कभी खुद खाना देने आती और कभी नौकरानी के हाथ भेज देती, लेकिन उसका व्यवहार भी अब काफी बुरा हो चुका था, जैसे मैं सबके लिए बोझ बन गया हूँ। उनकी ऐसी हरकतें देखकर मैंने खुद को समझा लिया था कि मेरे दो बेटे हैं, मैंने उन्हें ही सब कुछ छोड़ा है और उन्हीं पर भरोसा किया था। मगर अब वे मेरे साथ जैसा कर रहे थे, उस हिसाब से वे मेरे भरोसे के काबिल नहीं रहे। मैं स्टोर रूम में अकेला पड़ा रहता था। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी, कोई मुझे पूछने वाला भी नहीं था। एक दिन मुझे बाहर से चहल पहल की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांककर अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है? किस बात की चहल पहल है? तो वह बोली, हमारे बड़े बेटे अनुराग ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। मैंने चौंक कर कहा, उसी लड़के से जिसके साथ वह शादी करना चाहता था? वह हंसते हुए बोली, हाँ। जैसे आप मान नहीं रहे थे, वैसे ही उस लड़की का पिता भी नहीं मान रहा था, तो मेरा बेटा उसे भगा कर ले आया। मैं बहू के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। यह सुनकर मेरा खून खोल उठा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। जिन बेटों के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, इतने सपने देखे, इतने खुश हुए, उनके लिए हर रिश्ते को छोड़ा। आज वही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद कर रहे थे और मैं उनकी खुशी में शामिल भी नहीं था। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद बहू आएगी तो घर का माहौल बदल जाएगा। लेकिन मैं गलत था। मेरी जिंदगी का हर दिन स्टोर रूम के इस अंधेरों में खामोशी और अकेलेपन से गुजरने लगा। मैं खुद को तसल्ली देता कि मैं वह बदनसीब नहीं जो लावारिस है। मेरा सहारा मेरे बेटे हैं। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, यही सोचकर हर रात आंखें बंद कर लेता। लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जो दर्द में सह रहा था वह अंजाम नहीं, बल्कि एक सजा थी जो अभी काटनी बाकी थी, जो मेरे अपने ही लोगों ने मुझे दी थी। मैं अपने ही घर के स्टोर रूम में कैद होकर रह गया था। वह दिन हमेशा मेरी याद में रहेगा, जब एक दिन मैं अपनी मर्जी से स्टोर रूम से बाहर निकल आया। मुझे बहुत तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था और कई दिनों से खांसी हो रही थी। मैं चाहता था कि दवाई ले लूं, शायद बाहर खुली हवा में कुछ देर बैठ जाऊं तो मेरी तबीयत में थोड़ी बहुत सुधार हो जाए। जब मैं ड्राइंग रूम के पास से गुजरा तो मेरे बड़े बेटे की पत्नी मुझे देखकर चीख पड़ी और कहने लगी, आप बाहर क्यों निकल आए हो? आप बीमार हो, हमें भी बीमार कर दोगे। तभी मेरा छोटा बेटा आया और गुस्से से मेरा बाजू पकड़कर कहने लगा, पापा, कितनी बार कहा है कि स्टोर रूम से बाहर मत निकला करो, हर समय खांसते रहते हो, हमें भी अपनी बीमारी लगाना चाहते हो क्या? मैंने कहा, बेटा, बस 2 मिनट हुए हैं, थोड़ी देर बैठने दो। अंदर सांस बंद हो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। छोटे बेटे ने जोर से मेरा कंधा झटका दिया और कहने लगा, वापस अंदर जाओ और अब बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी वजह से अगर हम बीमार हो गए तो हमें कौन संभालेगा? मैं खामोशी से वापस स्टोर रूम में आ गया। वहां एक छोटा सा पंखा भी नहीं था, बहुत ज्यादा घुटन थी। एक दिन सुबह के समय मुझे बहुत तेज प्यास लगी। कमरे में पानी खत्म हो गया था। मैंने आवाज लगाकर पानी मांगा तो बहू पानी का ग्लास लेकर आई और कहने लगी, आपको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है, बस ग्लास ले लीजिए। मैं अंदर नहीं आऊंगी आपको, क्योंकि आप बीमार हो, आपका इन्फेक्शन मुझे भी लग सकता है। मैंने कांपते हाथों से ग्लास पकड़ा, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। बहू वहां से चली गई। उसने मुझे दोबारा पानी नहीं दिया। मैं खुद दरवाजा हल्का सा खोलकर कांच के टूटे हुए टुकड़ों उठाने लगा ताकि किसी को तकलीफ ना हो। कुछ दिन और ज्यादा दर्द के साथ गुजर रहे थे। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द उठा। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा था, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं आवाज देता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा। थोड़ी ही देर बाद मेरा छोटा बेटा आया और कहने लगा, क्या है पापा, किस बात का शोर मचाया हुआ है? मैंने कहा, बेटा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दे दो या
यार डॉक्टर के यहाँ ले चलो। उसने कहा कोई दर्द नहीं है, यह सब बाहर निकलने के नाटक है। आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसीलिए दर्द हुआ है। मना किया है ना कि ज़्यादा मत खाया करो। थोड़ी देर या एक दिन भूखे रहोगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था कि मैं दर्द से तड़पते तड़पते बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं उसी स्टोर रूम की जमीन पर पड़ा हुआ था। मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैं खामोशी से बैठा रहा। मेरी जिंदगी बहुत बुरी तरह गुजर रही थी। एक दिन मैंने स्टोर रूम में रखे पुराने संदूक से एक कंबल निकाल लिया और उसमें लिपटकर सोने लगा। तभी मेरा बड़ा बेटा अंदर आया और कंबल जोर से खींचकर कहने लगा, यह क्या गंदगी फैला रखी है आपने? इस कंबल की वजह से बदबू फैल रही है। पूरे घर में इन पुरानी चीजों से बीमारियां फैलती हैं। मैंने मिन्नतें की कि बेटा इसे मेरे पास रहने दो, मुझे रात को सर्दी लगती है, मगर उसने कंबल उठाकर फेंक दिया। उनकी यह सारी हरकतें मेरे दिल पर गहरे जख्म छोड़ रही थी। अब मैं किसी की बात पर यकीन करने के काबिल नहीं रहा था। मेरा भरोसा, मेरी मोहब्बत सब उनके पैरों तले रौंदा जा चुका था। मेरी पत्नी जिसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की थी, आज उसकी हर ख्वाहिश उसके बेटे पूरी कर रहे थे तो उसे अपना पति बुरा लगने लगा था। ऐसी तकलीफ के समय में मुझे अपनी पत्नी और अपनी वे तीनों बेटियां याद आई थी, जिन्हें मैं कई साल पहले छोड़कर शहर वापस आ गया था। मैंने सोचा शायद आज यदि वे मेरे साथ होती तो शायद मेरी सेवा करती। अब मैं अपने बेटों की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं अपनी जिंदगी के वे दिन कभी नहीं भूल सकता था। मेरा छोटा बेटा कमरे में आया। उसके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, पिताजी इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। यह घर और आपकी जमीन के कागजात हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें हम दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए। अब आप बीमार रहते हो, मैं चाहता हूँ कि यह काम आपके जीते जी हो जाए। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान निकाली हो। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहा तुमने? उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, यह सब कुछ वैसे भी हमारा है। आप ही तो कहते थे कि हम वारिस हैं, तो फिर यह कानूनी कार्रवाई भी पूरी कर दीजिए। मैंने कहा, तुम दोनों मेरे वारिस हो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ यह सब मेरे नाम पर ही रहेगा। यह तुम्हारा हक है, लेकिन मेरे मरने के बाद। तभी मेरा बड़ा बेटा जो दरवाजे पे खड़ा था सब कुछ सुन रहा था, कहने लगा, आप तो बीमार रहते हो, अब आपके मरने में समय ही कितना रह गया है। जब हम इसके वारिस हैं तो आप यह सब कुछ हमें दे क्यों नहीं देते? वे दोनों एक साथ थे और एक ही भाषा में बोल रहे थे। उनकी माँ पीछे खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, बेटा यह सब कुछ तुम्हारा है, बस अभी वक्त नहीं आया। अभी मैं ये सब तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे, सब जानते हैं आपको हम पर भरोसा नहीं है। आप चाहते हो कि मरने के बाद हम सब हासिल करें। छोटा बेटा कहने लगा, हम आपकी औलाद हैं या फिर नौकर? वे दोनों बहुत भड़कते हुए गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा, मेरी बात तो सुनो, सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। मेरी पत्नी जो काफी देर से खामोश खड़ी थी अब उनके साथ साथ बोलने लगी। उसने भी मुझे ताने देते हुए कहा, कारण तुमने आखिर हमें दिया ही क्या है? सिर्फ वादे। अब जब यह सब बेटों का हक है तो फिर तुम घर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? मेरी आंखों के सामने वही नजारा था जो मैंने अपनी पहली पत्नी के लिए खुद बनाया था। आज वही अंजाम मेरे सामने था, बस किरदार बदल चुके थे। उसी दिन मेरे बेटों ने मेरा सामान उठाया और मुझे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। छोटे बेटे ने कहा, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जब आप सब कुछ हमारे नाम कर दोगे तभी इस घर में रहने दिया जाएगा। उन्होंने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कदम खुद ब खुद सड़क पर चलने लगे। मेरे साथ न कोई बैग था, न कोई सामान था, न पैसे थे, सिर्फ आंखों में आंसू थे और कमजोर सा शरीर। सामान तो उन लोगों ने फेंक दिया था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सामान उठाकर सड़क पर इधर उधर फिर सकूं। अपने ही शहर की गलियां मुझे अजनबी लगने लगी थी। हर तरफ अजीब सा शोर गूंज रहा था, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख रही थी। मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कारण तुम जो कभी अपनी जमीनों के वारिस बनने के सपने देखा करते थे, आज उन्हीं सपनों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे कानून का सहारा लेना है। पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आखिर समय में यह बात मैंने अपने बेटों को भी समझाई थी, तो वे दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि ठीक है, जहां जाना है चले जाओ।
कानून भी जानता है कि यह सब कुछ हमारा है। आप हमें रोक नहीं सकते। उनकी बातें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही थी, लेकिन मैं खामोश रहा। मैं थके हुए कदमों से पुलिस स्टेशन पहुंचा। तभी एक हवलदार ने मुझे तरस भरी नजर से देखा। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या परेशानी है चाचा। मैंने कहा कि मुझे एसपी से मिलना है। उसने पूछा आपका नाम क्या है। मैंने जवाब दिया और अपना पहचान पत्र भी दिखाया जो हमेशा मेरी जेब में रखा रहता था। उसने मेरा पहचान पत्र ध्यान से देखा और फिर मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसने पूछा कि आपको क्या परेशानी है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा। पहली पत्नी, 3 बेटियां, सारी जिंदगी उनका ख्याल रखा। लेकिन आज उन्हीं बेटों ने मेरे घर से धक्के मारकर निकाल दिया, सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि आपको पता है यहाँ की एसपी कौन है। मैंने नाम में सिर हिलाया। वह धीरे से मेरे करीब आया और कहने लगा, यहाँ की एसपी मैडम का नाम शांति करण वर्मा है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा, शांति करण वर्मा? करण वर्मा तो मैं हूँ, और शांति मेरी बड़ी बेटी का नाम है। मेरे होठ कांपने लगे। शांति? वह तो मेरी बड़ी बेटी है। वह बोला, जी, उनकी फाइल के साथ आपके पहचान पत्र की प्रति लगी हुई है, इसीलिए मैं आपको पहचान गया और समझ गया कि आप उनके पिता हो। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे दिमाग में अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर घूमने लगी। वो मासूम सी बच्ची जिसे मैंने कभी गोद में नहीं उठाया था, जो मेरी उंगली पकड़ने के लिए तरसती रही, जिसकी बातों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, वही शांति आज एसपी बन गई है। कांस्टेबल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे एसपी कैबिन में भेज दिया गया। मेरे दिल में डर और शर्मिंदगी थी, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद मेरी बेटी मुझे देखना चाहेगी। क्या वह सच में मेरी बेटी है? मैंने उस समय अपनी बेटियों को छोड़ा था जब वे बोलना भी नहीं जानती थी। कांस्टेबल मुझे अपने साथ एसपी कैबिन में लेकर गया। दरवाजा खुला तो सामने कुर्सी पर वर्दी में बैठी सुंदर चेहरे वाली एक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल मेरी पहली पत्नी जैसा था और मैं उसे पहली ही नजर में पहचान गया। उसके चेहरे पर बचपन वाली मासूमियत अब मजबूती में बदल चुकी थी। मुझे उसके सामने कुर्सी पर बैठने को कहा गया। उसने पूछा, जी आपको क्या काम है? मैंने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और कहा, मेरी बेटी शांति। यही सब मेरे मुंह से निकले और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मेरी आवाज पहचान ली थी। वह रोने लगी। उसने चिल्लाकर कांस्टेबल को आवाज लगाई, ले जाओ इन्हें यहाँ से, इन्हें मेरे कमरे से निकाल दो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि 2 हवलदार आए। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर लाकर खड़ा कर दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर फूट फूट कर रो रहा था। थोड़ी देर बाद एक लेडी कांस्टेबल आई, मुझे दूसरे कमरे में ले गई। मेरे लिए ठंडा पेय लेकर आए और कहने लगे, अंकल जी पी लीजिए, मैडम अभी यहाँ आकर आपसे बात करेगी। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि मेरी बेटी मुझे जरूर माफ कर देगी। मैं खामोशी से बैठा रहा और अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। जिस दिन मैं घर छोड़कर गया था उस दिन मेरी पत्नी और मेरी माँ बिलख बिलख कर रो रही थी और मेरी तीनों बेटियां अनजान थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके पिता क्या कर रहा है। आज वही शांति मुझे जिंदगी का इकलौता सहारा लग रही थी। थोड़ी देर बाद शांति कमरे में आई और कहने लगी, आपने ठंडा पेय नहीं पिया, पी लीजिए, आपको इसकी बहुत जरूरत है। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने बोतल हाथ में ली। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी नजर बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थी। मैं उससे बात करने के लिए शब्द ढूंढ रहा था, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। उसने हाथ उठाकर रोका और कहने लगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद उसके दिल के भीतर कोई जंग चल रही थी। वह बोली, आपकी परेशानी मुझे पता चल गई है। मैंने आपके बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कानून अपना काम करेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा मेरी बेटी मेरा साथ जरूर देगी, लेकिन उसने कहा, सुनिए, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं? मैं सिर्फ कानून से मतलब रखती हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं मजलूमों का साथ दूं और आप अपने यह नरम शब्द अपने बेटों के लिए बचा कर रखिए, जो अभी तक आपके इंतजार में होंगे। यह कहकर वह कमरे से निकल गई। मैं वहीं बैठा रह गया। उसके इन शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। सारी जिंदगी मैं समझता था कि बेटे ही वारिश होते हैं, लेकिन आज बेटी ने मेरे लिए वह किया जो किसी बेटे ने नहीं किया।
इंसाफ का दरवाजा। मेरी बात सुनी, मेरी बेबसी को जगह दी, लेकिन जिस रिश्ते की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, बेटी की मोहब्बत और माफी, वह मुझसे छीन ली गई। शायद यह सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बर्बाद किया था। मेरी बेटी आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वह सब कुछ कह रही थी जो एक बेटी अपने पिता के लिए कर सकती है, सिवाय पिता कहने के। कमरे में खामोशी थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा तो आसमान जैसे मेरे अंदर की हालत पर रो रहा था। अब सिर्फ अदालत बाकी थी और शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही भी मैं इसी कमरे में देना चाहता था। हवलदार ने कहा कि आप यहीं रह सकते हैं जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है। उसके बाद आप इज्जत से अपने घर जा सकेंगे, ऐसा मैडम ने कहा है। मैं खामोश हो गया। यहाँ मुझे सुकून से रहने की जगह दे दी गई थी। यहाँ पर एक कमरा ऐसा था जहाँ पुलिस कांस्टेबल अपने जरूरी काम किया करते थे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना मुझे समय पर दिया जा रहा था। सब कुछ खामोशी से, इज्जत से, कोई सवाल नहीं, कोई एहसान जताने की कोशिश नहीं। यहाँ मुझे वह सुकून मिल रहा था जो शायद मुझे अपने घर में नहीं मिल पा रहा था। मैंने कभी अपनी बेटी को गोद में भी नहीं लिया था और वह मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही थी। मैंने उसे दुनिया की भीड़ में ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई अजनबी किसी बच्चे को बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है। फिर आज वही बेटी बड़ी होकर मुझे सबसे बड़े ताने दे रही थी। सिर्फ मेरा ख्याल नहीं रख रही थी, बल्कि मुझे कानूनी ताकत भी दिला रही थी। मेरी आंखें रोज उसका इंतजार करती थी, मगर मैं शर्मिंदा भी होता था। एक दिन दोपहर के समय कमरे का दरवाजा खुला। शांति हाथ में एक फाइल लेकर आई। उसके चेहरे पर मामूली गंभीरता थी, लेकिन शब्दों में नरमी थी। उसने कहा कि यह फाइल है, इस पर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने अदालत में आपका केस दर्ज कर दिया है। कल पेशी है, आपके दोनों बेटे भी अदालत आएंगे और आपको भी ले जाया जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोश रहा। उसने धीरे से कहा कि लगता है आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं। आप अपने ही बच्चों के खिलाफ जा रहे हैं। आपके पास अभी भी समय है, आप चाहे तो अपना फैसला बदल सकते हैं। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, जिंदगी में पहली बार तो मैं ठीक फैसला कर रहा हूँ। वह 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वापस से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक फाइल को देखता रहा, जिसमें मेरा नाम, मेरे बेटों का नाम और जमीनें दर्ज थी। वही जमीन जिनके लिए मैंने रिश्ते कुर्बान कर दिए थे, इज्जत रौंद दी थी, एक औरत की आंखों से सपने छीन लिए थे, 3 बेटियों को बेसहारा कर दिया था। मुझे आज अपनी पत्नी की याद आती है तो मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी ने मेरी बेटियों को कितनी अच्छी परवरिश दी कि बड़ी बेटी को एसपी बनाया। मैं अभी तक अपनी छोटी बेटियों से नहीं मिला था। पता नहीं वे कहाँ थी, कैसी थी। मैं उनसे भी मिलना चाहता था, लेकिन अभी शर्मिंदा था। अभी कुछ भी कहने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं हो रही थी। अब मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी जायदाद अपने बेटों और बेटियों में बराबर से बांटूंगा। यह भी तो मेरा ही खून थे। मैं अपने 5 बच्चों को बराबर से हिस्सा दूंगा। मेरी बेटियां, जिनको सारी जिंदगी मेरे हिस्से का प्यार भी नहीं मिल सका था, तो क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि अब उन्हें अपनी जायदाद का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी दे सकूं? मैंने सारी जिंदगी अपने बेटों की गलतियों को नजरअंदाज किया, बल्कि वे तो मुझे ही लावारिस समझते रहे। अगले दिन जब मैं अदालत के गेट के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे दोनों बेटे सामने आ गए। उनके चेहरों पर गुस्सा था। एक ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, पिताजी, आप पागल हो गए हो क्या? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? यह आपकी 3 बेटियां कहाँ से आ गई और आप इनको हिस्सा क्यों दे दोगे? बड़े बेटे ने मुझे धमकी दी और कहा कि हमें हमारी पूरी जायदाद चाहिए, लेकिन अगर बेटियां का हिस्सा दिया तो याद रखना, हम आपको अदालत के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। उनकी आवाज वहां बंद हो गई। लोग हमें देखने लगे, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी ताकत आ गई थी। मैंने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज जो भी मैं हक दूंगा उनको दूंगा जो सारी जिंदगी इस हक से दूर रही। मेरी बेटियां, वह भी मेरा अपना खून है, जैसे कि तुम लोग हो। यह बात सुनकर वे आग बबूला हो गए। छोटे बेटे ने मेरे गिरबान पर हाथ डाल दिया और कहने लगा, आपको शर्म नहीं आती? सारी जिंदगी हमें वारिस कहते रहे और अब अचानक से आने वाली बेटियों को हमसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो। जब मेरी बेटी ने यह सब देखा तो उसने एक को दूर धकेला और दूसरे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, बाप का गिरबान पकड़ते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं? अब जो भी बात होगी अदालत के कटघरे के अंदर होगी।
अंदर उन्होंने मुझे घूरते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। मेरी बेटी की वर्दी चमक रही थी, उसकी आंखों से भरा हुआ गुस्सा, सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं जिंदगी भर बेटा बेटा करता रहा, लेकिन आज मेरी बेटी मेरा सहारा बन चुकी थी। वही बेटी जिसे मैं लावारिस समझता रहा। मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, आपको जो भी कहना है तेज आवाज में कहिए, मैं आपके साथ हूँ। आज उसकी वर्दी के नीचे मेरे लिए मोहब्बत झलक रही थी, जो कई सालों से दबी हुई थी। सब लोग अदालत में जमा हो चुके थे। कानून के मुताबिक मुझे गवाही देने के लिए कटघरे में बुलाया गया था। मेरा दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे और जुबान पर सच। मैंने कहा, मेरा नाम करण वर्मा है। मैं अपनी जायदाद अपने दोनों बेटों के साथ साथ अपनी 3 बेटियों को भी बराबर से देना चाहता हूँ। यह मेरा अपना फैसला है और मैं इस पर कायम रहूंगा। अदालत के कमरे में खामोशी छा गई। मेरे बेटे हैरान रह गए, उनके चेहरे पर उलझन थी। शायद यह बात उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं अपने बेटियों को भी जायदाद दे रहा हूँ, जिन्हें मैंने कभी परिवार का हिस्सा नहीं समझा। तभी शांति खड़ी हुई। उसने जज से अनुमति लेकर बात शुरू की और कहा, जज साहब, यह इंसान मेरे पिता है। मैं यहाँ इनके साथ खड़ी हूँ। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की है, जिनमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने अपनी बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया। लेकिन आज जब वे अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो मैं इसकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि ठोकर खाकर ही इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है। मगर मुझे और मेरी बहनों को इनकी दी गई जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मेरी माँ राधा ने मेरे पिता के बिना मेरी और मेरी बहनों की परवरिश बहुत अच्छे से की। मेरी एक बहन डॉक्टर है, मैं खुद एसपी हूँ और मेरी सबसे छोटी बहन एक टीचर है। हम तीनों ही काबिल है, इसलिए हमें उनकी जायदाद नहीं चाहिए। शायद यह सब कुछ मैंने अपने हाथों से ही बर्बाद किया था। मेरी बेटी आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठी थी और मेरे लिए वह सब कुछ कर रही थी जो एक बेटी एक पिता के लिए कर सकती है। मैंने यह बात उनके रिकॉर्ड में शामिल करना चाहा। हमें इसका हिस्सा नहीं चाहिए। जज ने हैरानी से पूछा कि क्यों? यह तो तुम्हारा हक है। शांति ने सर उठाकर कहा कि बेटे जायदाद के बराबर हकदार होती है, लेकिन वह इज्जत की भी हकदार होती है। उन्हें मोहब्बत की जरूरत होती है। हमारी माँ ने सारी जिंदगी हमें अपने पिता की इज्जत करना सिखाया। हालांकि हमारे पिता हमारी माँ को तलाक देकर हमें छोड़कर जा चुके थे, मेरी माँ ने हमें अच्छे संस्कार दिए, हमेशा हमें भलाई और अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया। कभी भी हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आने दिया कि हमारे पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए मैं और मेरी बहनें अपने पिता से नफरत नहीं करती। हाँ, नाराज जरूर हैं, क्योंकि हमने अपने पिता के बिना बड़ी मुश्किलों से जिंदगी गुजारी। मैं अपने पिता का सर झुका हुआ नहीं देख सकती। मेरी माँ भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई एक एक बात हमारे दिल में बसी हुई है। मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। जब उसने कहा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, मैं वहीं कटघरे में खड़ा रो पड़ा। अदालत के कमरे में पूरी तरह खामोशी छा गई। मैंने हाथ जोड़कर वहीं सबके सामने अपनी बेटी से माफी मांगी और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई। मैंने उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया और तुम्हारे साथ भी, मगर तुम मेरे सामने हो, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी कहने लगी, पिताजी, मैंने आपको माफ कर दिया है और मेरी बहनों ने भी आपको माफ कर दी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे दोनों बेटे भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जिस जायदाद के पीछे वे लड़ रहे थे, उससे बड़ी कोई चीज और भी है। वह है बेटी की गैरत, बेटी का बड़ा दिल। अदालत मेरे हक में फैसला दिया। बेटों को कानूनी पाबंदियों के मुताबिक मेरी जायदाद से दूर कर दिया गया। उनको सिर्फ उतनी ही जायदाद दी गई जितना उनके हक में था, और बाकी की जायदाद की निगरानी के लिए शांति को निगरान बना दिया गया। अदालत से निकलते समय मेरा दिल हल्का हो चुका था, लेकिन आंखें अभी भी उस एक शब्द का इंतजार कर रही थी, पिता। सुनने के लिए वह शब्द जिसे मैंने कई सालों पहले खुद ही खोया था और जिसकी वापसी शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकती थी। अब मैं जान चुका था कि जायदाद का वारिस बनना आसान है, लेकिन इज्जत की वारिस तो सिर्फ बेटियां बन सकती हैं। अदालत ने मेरे हक में फैसला दे दिया। वह सब कुछ जो मैंने अपने बेटों के हवाले अपने हिसाब से करना चाहा था, अब कानून के हुक्म से मेरे हाथ में वापस आ चुका था। मेरे दिल में किसी जीत का घमंड नहीं था, लेकिन एक खालीपन था, जैसे मैं सब कुछ जीतकर भी हार चुका था। मैंने अपने वकील से कागजात तैयार करवाए, जिसमें जमीन और जायदाद थी।
जिसमें सबके हिस्से बराबर कर दिए। मैंने हर एक के लिए कागजात में हिस्सा लिखवाया। मेरी बेटियां इस फैसले पर हैरान थी, लेकिन खामोश भी थी। शायद वे जानती थी कि मैं इस समय किसी और हालात से गुजर रहा हूँ। मैंने जब घर के कागजात पर सिग्नेचर किए और कहा कि यह घर मैं तुम दोनों बेटों के नाम कर रहा हूँ, तुम लोग इस घर में रहो, मैं कहीं भी रह लूंगा, बस तुम खुश रहो। उनके चेहरे पर खुशी की झलक तो जरूर आ गई थी, जैसे वे चाहते भी यही थे उनके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पिता उनसे दूर होने वाले थे। फिर मुझे पता चला कि वे लोग चाहते भी ऐसा ही थे कि उनके पिता भी उनसे अलग हो जाए। मेरी पत्नी को भी इस बात पर कोई अफसोस नहीं था और अब मैं उनसे जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उन जायदाद के लिए मुझे ठुकरा दिया था। मैं अब उनकी मोहब्बत के लिए वहां नहीं रहना चाहता था। दिल में सिर्फ इतनी हसरत थी कि बस मेरी बेटी मुझे प्यार से और दिल से पिता कहकर पुकारे। मैं जानता था कि वह दिन कभी नहीं आएगा। अदालत से वापसी पर मैं शांति के साथ उसकी गाड़ी में बैठा। वह खामोश थी और मैं भी खामोश था। कुछ देर के बाद जैसे ही हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, शांति ने धीरे से कहा, पिताजी। यह सब सुनते ही जैसे मेरे दिल के सारे जख्मों को मरहम मिल गया हो। मैंने फौरन उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान बंद हो गई थी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था। मैंने कहा, बेटी, एक बार फिर से मुझे पिता कहकर पुकारो। मेरी बेटी ने गाड़ी रोक ली, फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगी, पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए। हम कब से आपकी मोहब्बत के लिए तरस रहे थे। क्या अब आप हमें हमारी तरसी हुई मोहब्बत दे सकते हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब मेरे लिए सब कुछ तुम ही तो हो। मैं भी अपनी पुरानी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं तो इस लम्हे के लिए बरसों से तरस रहा था। मैंने अपनी बेटियों को दुनिया की नजरों में लावारिस समझा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, तुम पर, तुम्हारी माँ पर और अपनी दोनों छोट बेटियों पर भी। उसने कहा, पिताजी, आपने जो किया वह पुराना समय था और पुराना समय गुजर कर गया तो आपको यह बातें भी भूल जानी चाहिए। लेकिन हम बेटियां लावारिस नहीं होती। आपकी गलतियां हमें हमारी पहचान से जुदा नहीं कर सकती। आपकी तीनों बेटियां आज भी आपका इंतजार करती है। मैंने पहली बार अपनी बेटी को गले लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों की दूरी अब मिट चुकी हो। एक ऐसा सुकून था जो मेरे बेटों की जिद में नहीं था, जो सिर्फ बेटी की बाहों में था। शांति ने घर पहुंचकर बताया कि एक बहन डॉक्टर और एक बहन टीचर है और हम तीनों मिलकर अपने घर को चलाते हैं। दरअसल जब दादी की मौत हो गई थी तब माँ हमें शहर लेकर आ गई थी। माँ को तो पता ही नहीं था कि आप किस शहर में हो। हम लोग यहाँ रहे। माँ ने लोगों के घरों में नौकरी की, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे सपने पूरे किए और फिर जब हम किसी काबिल हो गए तो माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। पिताजी, माँ ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे और दिल में अपनी पत्नी राधा की आत्मा के लिए शांति थी और ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। उसने मेरी बेटियों के लिए काफी कुछ किया। शायद उसकी ही मेहनत का नतीजा था जो आज मेरी बेटी मेरे सामने मेरी मदद का जरिया बनी थी। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था, फिर भी मैंने उसे बहुत दुख दिया। शांति ने कहा, माँ बहुत बहादुर थी पिताजी। उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होने दी, सिर्फ पिता की कमी हम तीनों बहनों ने हमेशा महसूस की। लेकिन अब आप आ गए हैं हमारी कमी भी पूरा करने के लिए। मेरी बेटी मुझे घर के अंदर लेकर गई, जहां मेरी छोटी बेटी गले में स्टिक और सफेद कोट पहनकर खड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मेरी छोटी बेटी जिसकी आंखों पर चश्मा था। वह दोनों मुझे देखकर हैरान रह गई। मैं उनके लिए एक अजनबी इंसान था। जब शांति ने उन्हें बताया कि यह हमारे पिताजी हैं तो वे दौड़कर खुशी खुशी मेरे करीब आई और मुझे गले से लगा लिया। हम चारों बाप बेटी फूट फूट कर रोने लगे। वह कहने लगी, पिताजी, आप आ गए हो। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। जब से दीदी ने हमें बताया था कि आप हमारी जिंदगी में वापस आ गए हो, तब से हम लोग बहुत खुश थे। हमने ही दीदी से कहा था वह आपको यहाँ जरूर लेकर आए। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। मैंने अपनी बेटियों के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। आज मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूँ। मुझे अपने बेटों की याद नहीं आती। मेरी तीनों बेटियां बेटा बनकर मेरा ख्याल रखती हैं। मैं आज भी शर्मिंदा हूँ और उनसे अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगता रहता हूँ। अब मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ रहता हूँ। वो बेटियां
जिन्हें कभी मैंने अपनी जिंदगी से अलग समझा, आज मेरी पूरी दुनिया बन चुकी है। सुबह मेरी आंख खुलती है तो दरवाजे पर मेरी छोटी बेटी की आवाज आती है, पिताजी उठिए, चाय बन गई है। उसकी आवाज में जो अपनापन है, वह किसी मंदिर की घंटियों से कम नहीं लगता मुझे। कभी कभी मैं खुद को आईने में देखता हूँ और सोचता हूँ, यही हूँ मैं जिसने कभी अपने बच्चों को आंख भरकर नहीं देखा, जिसने जिंदगी की दौड़ में मोहब्बत को हमेशा पीछे छोड़ दिया और आज उसी मोहब्बत की गोद में बैठा हूँ। मेरी बेटी शांति वो मेरी रीढ़ बन चुकी है। एक वक्त था जब मैं उसे नजरअंदाज करता था और आज जब मैं बीमार होता हूँ तो वही बेटी रात भर मेरे सिरहाने बैठकर मुझे दवा देती है। मेरी मंजली बेटी डॉक्टर है। एक दिन मेरी छाती में दर्द हुआ तो वह घबरा गई थी। मेरे पास आकर रोते हुए बोली, पिताजी अब आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखों में जो डर था, उसमें मुझे सच्चा प्यार नजर आया। और मेरी सबसे छोटी बेटी जब मेरे पास बैठती है तो अपने नन्हे हाथों से मेरी उंगलियां थाम लेती है और कहती, पिताजी आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना। मैं अब हर रोज अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठता हूँ, उससे बातें करता हूँ और कहता हूँ, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, पर मैंने देर कर दी समझने में। पर तुम्हारी बेटियों ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। आज मेरी बेटियां मुझे दवा भी देती है, दुआ भी देती है। मैंने उनके साथ जितना बुरा किया, वह हर बात भूल गई। कभी ताना नहीं मारा, कभी उल्हाना नहीं दिया। अब जब कोई मुझसे पूछता है, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, मेरी 3 बेटियां शांति, श्रद्धा और पूजा। मैंने बहुत देर से जाना कि बेटियां बोझ नहीं होती, वो तो छांव होती है जो बुढ़ापे की धूप में राहत देती है। वो दरिया होती है जिसमें डूब कर भी इंसान सुकून पाता है। अब मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है। मेरे बेटे अब भी दूर हैं, शायद उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, या शायद उनके लिए मैं सिर्फ जायदाद था। मगर बेटियों में मुझे इज्जत दी, मोहब्बत दी और एक बार फिर पिताजी कहकर जिंदा कर दिया। अब जब मेरी आंखें बंद होगी तो दिल में कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आखिर में सही कर लिया और मेरी बेटियों ने मुझे वह सुकून दिया जो सारी जायदाद मिलकर भी नहीं दे पाई। दोस्तों, अगर आप पिता की जगह होते तो क्या आप अपनी बेटियों और बेटों के बीच बराबर का हक बांट पाते, या बेटियों को वह प्यार दे पाते जो उन्होंने वर्षों से तरसा था? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।